और लोकसभा चुनाव की इस महा कवरेज के बीच अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट यानी कि मेरठ लोकसभा सीट पर। मेरठ लोकसभा सीट इसलिए हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने जिनको कैंडिडेट बनाया है वो अपने आप में इस देश में एक अलग छवि रखते हैं। उन्होंने सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाया है और अब बीजेपी ने उन्हें यहाँ पर मैदान में उतारकर इस सीट पर जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प बना दिया है। मेरठ सीट हॉट सीट इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि बीजेपी ने और बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने अपने कैंपेन की शुरुआत भी मेरठ लोकसभा सीट से की है। ऐसे में अगर मेरठ लोकसभा सीट की बात की जाए तो आने वाले वक्त में यहाँ पर जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प रहने वाला है। अगर यहाँ के प्रत्याशियों की बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रत्याशी अलग अलग चुनावी पार्टियों द्वारा उतारे गए हैं उनका जिक्र मैं आपसे कर देता हूँ। सबसे पहले अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से अरुण गोविल प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर मैदान में हैं। बीजेपी ने किसी भी नेता पर, अपने यहाँ के किसी भी बड़े नेता पर, मेहनत करने वाले नेता पर भरोसा नहीं जताया और अरुण गोविल को मुंबई से यहाँ पर मेरठ भेज दिया। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरुण गोविल क्या मेरठ की जनता की सेवा कर पाएंगे। राजेंद्र अग्रवाल के पास तो लोग चले जाते थे, क्या अरुण गोविल के पास जा पाएंगे अगर वो जीत गए तो। इधर अगर दूसरे प्रत्याशी की बात की जाए तो देवव्रत त्यागी को यहाँ पर उतारकर बसपा ने एक बड़ा कार्ड खेला है। ब्राह्मण, दलित और तमाम लोगों का गठजोड़ बनाकर, मुसलमानों का गठजोड़ बनाकर बसपा यहाँ पर इस सीट को जीतने की जुगत करते हुए नजर आ रही है। देवव्रत त्यागी को उम्मीदवार बनाकर यहाँ पर एक बड़ा संदेश जो समाज को भी दिया गया है, जो समाज लगातार मायावती से अब दूर होता जा रहा था। अब जब देवव्रत त्यागी चुनावी मैदान में है मेरठ से, तो अब ये देखना होगा कि देवव्रत त्यागी कितने बड़े स्तर पर इस चुनाव को बसपा के लिए लेकर जाते हैं, मायावती के लिए लेकर जाते हैं। हालांकि अगर तीसरे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अतुल प्रधान की बात की जाए तो अतुल प्रधान को टिकट मिलने के बाद अब जो देवव्रत त्यागी हैं उनके रास्ते लगभग साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। वो ऐसे क्योंकि अतुल प्रधान पहले मेयर का चुनाव अपनी पत्नी को लड़वा चुके हैं और अगर बात की जाए तो अतुल प्रधान खुद विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं और अब मौजूदा दौर में वो समाजवादी पार्टी के सरदना विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के अपने कार्यकर्ता हैं जो लगातार मेहनत कर रहे थे उनमें रोष हो सकता है और उसका नुकसान यहाँ पर अतुल प्रधान और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को झेलना पड़ सकता है। हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों के सहयोग से, सब लोगों के सहयोग से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाने। अच्छा ये बताओ, भगवान राम कोई अभी किसी ने नहीं लाया। भगवान राम को सब लोग पूजते हैं, सब लोग मानते हैं, लेकिन भगवान राम की मर्यादा कहाँ से लाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? भगवान राम जैसी करुणा कहाँ से लाएंगे, प्यार कहाँ से लाएंगे? और ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लोगों में नहीं है। और हम कलाकार बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग रूप में कलाकारी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा बनेगा वो स्थानीय और भारी बनेगा। अतुल प्रधान मेरठ का लाल है, मेरठ के लोगों के लिए लड़ता है। अगर इस पूरी सीट पर टक्कर की बात की जाए तो इस पूरी सीट पर जो बड़ी टक्कर होने जा रही है वो देवव्रत त्यागी और अरुण गोविल के बीच होने जा रही है। वो टक्कर अरुण गोविल और देवव्रत त्यागी के बीच इसलिए बड़ी होने जा रही है क्योंकि अतुल प्रधान जिस तरीके से अब चुनावी मैदान में आएंगे तो उन्हें अलग अलग जगह विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर उनके विधानसभा की बात की जाए तो अभी लगभग 1-1.5 साल पहले ही चुनाव खत्म हुआ है और वो विधायक बनकर आए थे। अच्छी जीत उन्होंने हासिल की थी, लेकिन इसके बाद मेयर के चुनाव में जो कुछ भी हुआ वो सब ने देखा। तो यहाँ पर जो टक्कर देखी जा रही है वो देवव्रत त्यागी और यहाँ पर अरुण गोविल बीजेपी के, इन दोनों के बीच में देखी जा रही है। टक्कर इस तरीके की होगी, लेकिन जब फैसला जनता सुनाएगी तो चुनाव का जो नतीजा है वो भी दिलचस्प होगा। राम हारेंगे या फिर राम जीत जाएंगे या फिर राम रावण की ससुराल में आकर कमाल कर जाएंगे, ये वक्त बताएगा जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल अगर तीनों प्रत्याशियों की बात की जाए तो तीनों प्रत्याशी अपने आप में दमखम दिखा रहे हैं, जनता से चुनावी वादे भी कर रहे हैं। देवव्रत त्यागी की अगर बात की जाए तो देवव्रत त्यागी एक अलग तरीके का कॉम्बिनेशन जो बसपा की तरफ से बनाया गया है, उस बड़े कॉम्बिनेशन को आधार बनाकर सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विकास हुआ कहाँ है। 1947 से पहले एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी मेरठ में, आज हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर यहाँ की राजनीति चाहते तो एयरपोर्ट यहाँ बनता,
हजारों लाखों आदमी को रोजगार मिलता, लेकिन यहाँ के नेतृत्व की कमी से वो यहाँ से नोएडा चला गया। तो किया क्या है, हम लोग अच्छे हैं, खाली सड़क विकास नहीं होता, विकास के लिए तो और बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो हमारे नौजवान बहन भाई हैं जिन्हें रोजगार की जरूरत है। तो मेरठ लोकसभा सीट पर समीकरणों को आपने समझ लिया। यहाँ की जनसंख्या, यहाँ का वोट बैंक अपने आप में बेहद बड़ी भूमिका निभाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए कैंडिडेट का जो चयन है, मुस्लिम कैंडिडेट को अब की बार मेरठ से ना उतारना, इससे भी जो मुस्लिम समाज है उसमें खासी नाराज़गी देखी जा रही है। वो ये तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर वो साथ दे तो दे किसका दे। ऐसे में आने वाले वक्त में जो मेरठ सीट के नतीजे हैं वो वाकई में दिलचस्प होंगे।